किसी कायरलिटी सेंटर पर, ध्यान से सुनना, अगर किसी कायरलिटी सेंटर पर किसी भी दो एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस पोर्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? सर कुछ बच्चों का क्या होता है कि बेसिक मजबूत नहीं होता, सर उसको कैसे अपन स्ट्रांग बनाएं? ज्यादा समय आपको जीओसी पर खराब नहीं करना है। जीओसी से आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं आता जो बच्चे से ना बने। अगर उसने हल्की सी भी स्टडी की है तो क्वेश्चन उससे बन जाता है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे आता है और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर हो जाएगा। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वेलकम टू न्यू व्लॉग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी आ चुका था मैं फिर से एक और अनअकैडमी का जो क्लासरूम है उसके अंदर का मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, मतलब एक सरप्राइज विजिट करने वाला हूँ कह सकते हो। तो अभी चलते हैं, देखते हैं सरप्राइज हो पाता है कि नहीं। तो ये है YSY सर का क्लास और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अनअकैडमी का जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो कैसा रहता है अंदर से। आ जाओ, ये शाम वाली बैच का है, बॉयज़ वाली बैच का ये है क्लास। तो चलिए चलते हैं अंदर। कैसे हो सब? तो आज करते हैं कुछ इंटरव्यू आप लोगों का, ठीक है? ये भाई ठीक है वहाँ स्टार्ट करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं, आप यहाँ तो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह करते हो, हाँ। तो पढ़ाई के अलावा और कौन सा एक्टिविटी आप करना पसंद करते हो? मतलब मैं ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत सुबह जाता हूँ, दौड़ के आ जाता हूँ, जिससे मेरी फिजिकल थोड़ी जो फिटनेस वगैरह है ठीक रहे, मतलब एकदम हेल्दी रहूँ, बीमार ना पड़ूँ। क्योंकि मेन चीज़ आ जाती है, लास्ट ईयर मैं बीमार पड़ गया था तो मेरी क्लासेस भी छूट गई थी, तो इस बार थोड़ा उस पर वर्क करता हूँ। और बाकी तो फिर टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के अलावा और क्लासेस अटेंड करने के अलावा। सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हो? थोड़ा बहुत आधे पौन घंटा चला लेता हूँ, मतलब ऐसे ही। उसमें क्या चलाते हो? मतलब कभी देख लेते हैं ऐसे यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं, उसमें आपके वीडियोस देख लेते हैं कभी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद बस यही थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला लेते हैं ऐसे, और व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं दोस्त लोगों से जो होम टाउन में है, बस। क्लियर? देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं कि इंटरचेंज का मतलब क्या है। ये हमारे सामने है सॉलिड लाइन। कौन सी लाइन है? सॉलिड। और ये हमारे सामने है वेज एंड डैश। क्लियर? मैं आपको बोल रहा हूं कि वेज और डैश को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटरचेंज। तो ये इंटरचेंज आप बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के नहीं कर सकते। बाकी कोई चेंज नहीं आना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, बाकी कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, केवल वेज और डैश बदलने चाहिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये लो सर, ये बन गया वेज और ये बन गया डैश। ऐसे मॉलिक्यूल को घुमाने से मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बदलता। अगर मैं अब ऐसे खड़ा हुआ हूं, ऐसे घूम गया तो क्या मैं बदल गया? क्या नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड जो है तोड़ना पड़ेगा और फिर से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। वो जाएगा उधर और ये आएगा इधर, तब जाकर दो एटम्स और ग्रुप्स आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज। आपसे कुछ पूछूं? जी बिल्कुल सर, पूछिए। पक्का बता लोगे ना? हाँ। ऐसा नहीं सर का बेइज्जती हो जाए? अरे फुल कॉन्फिडेंस। सर का बेइज्जती हो ही नहीं सकता। इनएंशियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज कंपाउंड्स को इनएंशियोमर बोलते हैं। और अभी हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इनएंशियोमर तो हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बताना चाहो? आरएस कॉन्फ़िगरेशन है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली जो प्रायोरिटी रूल हम सीआईपी में पढ़ चुके हैं उस अकॉर्डिंग प्रायोरिटी असाइन करते हैं। फिर उसके बाद अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे आता है और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर हो जाएगा। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस हो जाएगा। और उल्टा हो जाएगा अगर हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो। बहुत तगड़ा भाई साहब, इनके लिए एक ताली हो जाए। और अभी चलते हैं अंदर और भी स्टूडेंट से पूछते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? आपसे पूछते हैं, पढ़ाने के सिवा सर में आपको और क्या क्वालिटी दिखती है? पढ़ाने के अलावा जो सर हर बच्चे को लेके चलते, जैसे मेरा अभी इस साल फर्स्ट ईयर है तो सर हर बच्चे को लेके। क्या है आपका? मतलब फर्स्ट ईयर है, ड्रॉप के लिए। तो सर हर बच्चे को लेके चलते हैं कि कोई भी मतलब ऐसा कि जो सर ये मान के नहीं चलते कि ये बच्चे को ये चीज़ आती है। हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताते। जैसे ये टॉपिक पढ़ा रहे तो इसका भी बिल्कुल बेसिक डेप्थ बताएंगे। सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? अभी आरएस कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। मतलब जैसा आप मतलब सर के बारे में या अनअकैडमी के बारे में जैसा आप सुने थे, क्या एक्चुअल में वैसा ही या फिर कुछ अलग आपको? बस उस जितना सुने तो उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे। अच्छा हाँ। सर, जैसा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना,
तो एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है सर, किस हिसाब से बच्चों को आप इजी बनाने में क्या मतलब आपका वो योगदान रहता है? देखिए, बेसिकली मैं ये बात ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ। जैसे जब कोई भी बच्चा पैदा होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर। अगर पैदा होने के कुछ घंटों देर तक उसकी देख रेख नहीं की जाए ना तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा ही किसी भी सब्जेक्ट में जब बच्चा आता है वैसा ही होता है। इनिशियली लेवल पर टोटली टीचर पर डिपेंडेंट होता है, उसको बहुत बेसिक से चीज़ें समझाई जानी चाहिए। मैं वही कोशिश करता हूँ। फिर वही बच्चा जब साल, 1.5 साल या 2 साल का हो जाता है तो आपसे बहुत सारी चीजें सीख लेता है और आगे वो देख देख कर भी काम करने लगता है। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक के अंदर होता है। अगर बच्चे के बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसको आगे कभी दिक्कत नहीं आती, और अगर उसके बेसिक्स कमजोर हैं तो वो हमेशा दिक्कत में रहेगा, चाहे वो कितने भी हाई लेवल के टीचर से पढ़ ले। ये परफेक्ट है। मेरा कोशिश रहता है कि बच्चे का एक बार बेसिक क्लियर कर दूं, उसके बाद वो क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए। क्योंकि मैं क्लियरली बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपकी नोटबुक से आए, और अगर क्वेश्चन नोटबुक से आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा वहां पर कि नोटबुक का क्वेश्चन है। तो आपकी अप्रोच हमेशा बेहतरीन होनी चाहिए। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने बोला कि बेसिक मजबूत होना चाहिए। सर कुछ बच्चों का क्या होता है कि बेसिक मजबूत नहीं होता, सर उसको कैसे अपन स्ट्रांग बनाएं? देखिए, बेसिक्स के लिए तो आपको कुछ भी है जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पहला क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आएगा। अगर ये फोबिया आ गया है ना, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चों को रहता है, बहुत को कम समझ में आता है, तो जब क्लास में बैठता है अगर माइंड सेटअप ये है कि नहीं समझ में आएगा तो उसको कोई नहीं समझा सकता। और अगर उसके दिमाग में ये है कि ये टीचर जो मुझे पढ़ा रहा है ये बेस्ट है, उसको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। बेसिक्स में ऐसा कुछ है नहीं। बेसिक्स का मतलब है कि जब आप सब्जेक्ट को जीरो से शुरू करते हैं तो डे 1 से बच्चा कनेक्ट होता हुआ चला जाए तो धीरे धीरे उसकी सारी बातें क्लियर होने लग जाती है। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस पोर्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? हाँ, ये बहुत सही सवाल आपने किया है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यहाँ का कल्चर है, मैक्सिमम टाइम जो है स्टार्टिंग नेमिंग, आइसोमेरिज्म या जीओसी, फिर जीओसी में भी 1-2 करके ही निकल जाता है। ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो 12th एनसीईआरटी से आते हैं। एक पूरी एनसीईआरटी डेडिकेटेडली जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दी गई है, एक पूरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बच्चे को अगर ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा कि आप 12th एनसीईआरटी शुरू कीजिए और आखिरी में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक जाइए, फिर वापस वहां से शुरू कीजिए और वापस अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड तक आइए। ज्यादा समय आपको जीओसी पर खराब नहीं करना है। जीओसी से आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं आता जो बच्चे से ना बने। अगर उसने हल्की सी भी स्टडी की है तो क्वेश्चन उससे बन जाता है। ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रिएक्शन वाले पार्ट से आते हैं, जो कि एनसीईआरटी को अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आप पहले भी पढ़े हुए हैं और बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू या कहीं से चैनल के थ्रू क्वेश्चंस लेकर, तो देखेंगे कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मैं एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज चलता हूं। थोड़ा सा मुश्किल रहता है लेकिन उसके वजह से बच्चों को बहुत फायदा होता है कि मुझे पर्टिकुलर अल्कोहल पढ़ना है तो अल्कोहल पढ़ा रखा है, एल्डिहाइड पढ़ना है तो एल्डिहाइड पढ़ा रखा है। जैसे इस बार एल्डिहाइड कीटोन से 3 क्वेश्चंस आए हैं, एक चैप्टर से 3 क्वेश्चंस हैं, तो चैप्टर वाइज पढ़ना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच। भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लॉकवाइज आना चाहिए था एस, लेकिन 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इनको आईपैक नंबर के साथ लिखना है। जैसे 2 नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? एस, तो लिखा जाएगा 2s, और 3 पर क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 2 क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि कार्बन नंबर 2 कायनेटिक सेंटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन s है। कार्बन नंबर 3 कायनेटिक सेंटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आगे चल में चलिए, ये हमने अभी निकाल लिया। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक कंपाउंड दे देता है, जैसे ये कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है, और बाकी सब के आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। अब कुछ होते हैं जिन्होंने नरेगा का फॉर्म भरा होता है, किसका? नरेगा का, जो टोटल मेहनत करने पर विश्वास करते हैं कि भले 10 मिनट लग जाए, क्वेश्चन में पूरा करूंगा मेहनत करके। तो ये अप्रोच आपके सही नहीं है। आप जानते हैं आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने टाइम में आया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ बातें पिछले क्वेश्चन से बताना चाहता हूं। देखिए, गौर से देखेंगे तो ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। एक कायरल ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज उसका एनेंशियोमर होता है, और एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? तो डिफरेंट कंपाउंड हुआ करते हैं, जैसा कि आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा S और R। अब
अब ध्यान से सुनना, ये मिरर इमेज है। उसके अलावा इसमें एक बात हो रखी है, अगर आप गौर से देखो तो इस काइनेटिक सेंटर पर मैंने NH2 और Cl को इंटरचेंज किया हुआ है। यहां पर अगर आप देखो वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड में कौन है? Cl, और यहां पर कौन है? NH2, और इधर देखो उधर कौन चला गया है? नाइट्रोजन, इधर कौन आ गया है? Cl। तो अगर किसी काइनेटिक सेंटर पर, ध्यान से सुनना, अगर किसी काइनेटिक सेंटर पर किसी भी दो एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, अगर किसी काइनेटिक सेंटर पर किसी भी दो एटम्स या ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अब सुनना ध्यान से, सर हमें आपकी सारी बातें याद है, आपने बोला था कि जब तक बॉन्ड ना टूटे कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। अब आप सोचिए, अगर मैंने बोला कि Cl और NH2 को इंटरचेंज कर दिया इसके अंदर, तो क्या ये इंटरचेंज विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। अगर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन S से R हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड टूटा होगा, बिना बॉन्ड टूटे इंटरचेंज नहीं हो सकता। तो गाइस ये था YSY सर के क्लासरूम के अंदर का एनवायरनमेंट, और मैंने सर के पढ़ाने का भी थोड़ा सा क्लिप लिया है, वो मैं ऐड कर दूंगा वीडियो पे। और मैंने कुछ बच्चों से मिला भी, उनसे इंटरेक्ट भी किया है, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे हैं, फन टाइप भी क्वेश्चन है उसमें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।